मैं सुजीत सिन्हा आज आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो टर्म वन में आने वाले हैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने 36 पॉइंटर्स बनाए हैं और उसी 36 पॉइंटर्स में सारे थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो उसी में से आएंगे। फर्स्ट पॉइंटर इज अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कोई भी कंपनी किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। तो कोई भी कंपनी वो रजिस्टर्ड होता है अंडर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉज। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 था। तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड होता था। अब इट इज गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो उसके फीचर्स से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हो सकता है। वो क्या है? अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील एंड लिमिटेड इट मेंबर्स हैज लिमिटेड लायबिलिटीज। सो व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? तो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील एंड लिमिटेड लायबिलिटी। और यही इसके फीचर्स भी हैं। तो अगर फीचर्स पूछे तो ये 4 फीचर्स हैं। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन जिसे हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, कॉमन सील और लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बिकॉज इसकी जो क्रिएशन है वो लॉ के द्वारा होती है। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। तो इसमें एमसीक्यूज होंगे। एक चॉइस ये भी होगा कि इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। फोर्थ क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है कि हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स दे आर मेयरली एन इन्वेस्टर इन द कंपनी, वो केवल इन्वेस्टर होता है किसी भी कंपनी में। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, उसमें एक चॉइस इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी होगा। आपको किसे टिक करना है? आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को टिक करना है। फिफ्थ पॉइंटर्स जो है वो है कि किसी भी कंपनी के मेंबर्स का, मेंबर्स मीन्स उनके जो शेयर होल्डर्स होता है वो उनके मेंबर्स होता है। तो किसी भी शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होती है वो टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। कि जितना शेयर्स का फेस वैल्यू है बस उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। सिक्स्थ पॉइंटर है द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि हु कंट्रोल द डायरेक्टर्स, हु कंट्रोल्स द कंपनी और हु मैनेजेस द कंपनी। आप क्या लिखेंगे? द डायरेक्टर्स मैनेजेस द कंपनी। उसमें एक ऑप्शन डायरेक्टर्स भी होगा। हमेशा आपको डायरेक्टर्स को टिक करना है। तो द कंपनी इज ऑलवेज मैनेज्ड बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। सो द डायरेक्टर्स आर also elected. They are elected by the voters, by the shareholders who have the voting rights.
ओके, सो द कंपनी को डायरेक्टर्स मैनेज करता है, और इन डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? इन डायरेक्टर्स को इलेक्ट करता है शेयर होल्डर्स, जिनके पास वोटिंग राइट होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये वोटिंग राइट जो है वो हमेशा शेयर होल्डर्स किस प्रोपोर्शन में शेयर्स को हेल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में, उस प्रोपोर्शन में होता है, उस रेशियो में होता है। सपोज हर 100 शेयर्स के ऊपर अगर एक वोट है, तो जिसने भी 1000 शेयर्स जिसके पास है उसके पास कितने वोट होंगे? उसके पास 10 वोट्स होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, और ये वोटिंग राइट्स जिस प्रोपोर्शन में वो शेयर्स को हेल्ड करता है उस प्रोपोर्शन में होता है। सो द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखिए, कंपनी 3 टाइप्स के होता है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि द मिनिमम पेड अप कैपिटल, किसी भी प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो 1 लाख होती है, और पब्लिक कंपनी की 5 लाख होती है। द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 पर्सन कंपनी इज रुपीज 50 lakh, and maximum average annual turnover of 1 person company is 2 करोड़। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 पर्सन कंपनी एंड मैक्सिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी का जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 50 लाख होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कोई लिमिट नहीं होता मैक्सिमम पेड अप कैपिटल में। इनके मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है, लेकिन इनका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल नहीं होता, बिकॉज दे आर लिमिटलेस, दे डोंट हैव एनी लिमिट, दे कैन रेज एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेकिन 1 पर्सन कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल, वो होता है 50 लाख, और इसका मैक्सिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होता है वो 2 करोड़ होता है। वन पर्सन कंपनी जो होती है वो कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती। तो इसमें पूछा जा सकता है कि 1 पर्सन कंपनी किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स cannot be carried out by 1 person company. Okay, so 1 person company cannot carry out non-banking financial investment. हमेशा याद रखिएगा कि एक प्राइवेट कंपनी जो होती है वो उसके मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट मीन्स उनके जो मेंबर्स होता है वो अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक पब्लिक कंपनी की जो शेयर होल्डर होता है वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे भी, या कंपनी को बाई बैक भी करवा सकते हैं इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अ प्राइवेट कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर to transfer shares, but in public company there is no such restriction. Okay, on transfer of share, it means they can sell their shares, and these shares are being sold in the stock market. फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है वो 7 होता है, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं होता।
So a public company has minimum 7 members and maximum has no limit. But a private company has minimum 2 members and maximum 200 members. तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ members in a public and in a private company. एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है खरीदने के लिए. A private company prohibits any invitation to general public to subscribe for its shares. लेकिन एक पब्लिक कंपनी में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. सो अ पब्लिक कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक. अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम number of directors and maximum number of directors in one person company or in a private company or in a public company. तो हमेशा याद रखिएगा कि वन पर्सन कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो 1 होता है, जबकि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होता है. यह है वन पर्सन कंपनी का कि वन पर्सन कंपनी हैज मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स. एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होता है, जबकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होता है. तो हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स जो है वो तीनों कंपनी में सिमिलर है, सेम है. The number of maximum directors in all the companies are same. It is 15 directors. Okay, but the number of minimum directors, it varies from company to company. One person company, the minimum number of directors is 1. वन पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो 1 होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 होता है और पब्लिक कंपनी में 3 होता है. किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए. वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस. इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपनी इज नॉट कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि किस कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता कि उनके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो. तो हमेशा याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनी इनके लिए जरूरी कंपलसरी नहीं होता कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो. तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी में नहीं है तो वो प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट वो अप्लाई होगा. तो ये इसमें 2 क्वेश्चंस बन सकता है. एक क्वेश्चन कि किस कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता कि उनके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पब्लिक कंपनी के लिए है, बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन which provisions of which table of the Companies Act shall apply. तो कौन से प्रोविजंस अप्लाई होता है? टेबल एफ के प्रोविजंस अप्लाई होता है. ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ विच टेबल इज अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि वो टेबल एफ के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो हम हमेशा कंपनीज एक्ट का टेबल एफ के प्रोविजंस को हम रेफर करते हैं, कोई भी कंपनी रेफर करती है। देन क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को कब कमेंस कर सकता है। तो याद रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो अपने कंपनी को कमेंस कर सकती है, और एक पब्लिक कंपनी जब दोनों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट प्राप्त कर लेती है तभी वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है। सो अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन and a public company can commence business after obtaining both certificate of incorporation and certificate of commencement। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हेन डू अ प्राइवेट कंपनी commence its business and when do a public company commence its business। so always remember कि एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को उसी वक्त कमेंस कर लेती है जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जब तक उसे दोनों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती है। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं पुटअप करूंगा, और आप लोगों को अगर मेरा ये सारे क्वेश्चंस, मेरे ये सारे पॉइंटर्स और जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो अच्छा लगे तो मेरे चैनल अकाउंट्स मेड इजी बाय सुजीत सर इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस को भी टेकअप करूंगा। आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग जब भी चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।